हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 8 पैलिनोलॉजी के बारे में। और ये जो वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए वन शॉट की वीडियो होगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हम लोग आज पूरी यूनिट 8 जो है वो खत्म कर देंगे। इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पैलिनोलॉजी एक स्टडी है पॉलन ग्रेन की। जब हम साइंस में आपको ऑलरेडी पता है कि देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन साइंस, है ना। इवन अगर हम बात करें हमारे बायोलॉजी की, तो ये भी बड़ा ही एक वास्ट इंटरडिसिप्लिनरी एक हमारी ब्रांच है, जिसमें बहुत सारे आपको अनदर ब्रांचेस भी दिखाई देते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ते हैं वो पैलिनोलॉजी है, जहां हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलन मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, पॉलन एलर्जी, अप्लाइड पैलिनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें जानने हैं पैलियो पैलिनोलॉजी की, एरो पैलिनोलॉजी की, फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी की, एंड रोल इन टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस की। ठीक है। देखिए, आप लोगों में से कई लोग अभी हो सकता है कि नए हो, उन्हें पता ही ना हो कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा करके रखा हुआ है। हमने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक आज पूरा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का खत्म कर दिया इन आवर जेड बी बैच, जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था। यूनिट 7 में आप लोगों की ओके, नॉट इन यूनिट 7, सॉरी, इन यूनिट 6 वी हैव वन रिमेनिंग यूनिट, जो हमने आपको कहा था कि एग्जामिनेशन टाइम पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब आज यूनिट 8 आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, तो बॉटनी का जो सिलेबस है वो डन हो गया मेरी तरफ से, साइंस वाली की तरफ से। अब आप लोगों को मैं जुअलॉजी की तरफ लेके चलूंगी और वहां जो रिमेनिंग यूनिट्स बची हैं उनको खत्म करूंगी। ठीक है। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज पैलिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पैलिनोलॉजी होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज पॉलन ग्रेन, तो मैंने आपको पढ़ा चुका है कि फ्लावर जो होता है वो हमारे प्लांट्स का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वो फ्लावर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे हमें पेटल्स देखने को मिलते हैं, हमें सेपल्स देखने को मिलते हैं, हमें एक कार्पेल देखने को मिलता है, और हमें स्टेमन देखने को मिलता है। नाउ द स्टेमन एंड कार्पेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। ये हमारे स्टेमन हो गए एंड दीज आर द कार्पेल। तो देखिए, जो कार्पेल होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं, जो स्टेमन होते हैं ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो स्टेमन बने होते हैं दो पार्ट से। ठीक है। एक तो इनका फिलामेंट हो जाता है, जो कि एंथर को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है। तो ये फिलामेंट का एक पोर्शन हो गया, एंड उसके अलावा वी हैव अनदर important part here is the anther. Now this एंथर जब डेहिसेंस होता है, एंथर का मतलब कि एंथर जब फटता है, तो उसमें से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं छोटे छोटे पॉलेंस, एंड दीज पॉलेंस आर व्हाट, दीज पॉलेंस आर द मेल गैमेट। दीज pollen will gonna fertilize with the egg, जो हमारे कार्पेल में यहाँ पर आपको ओव्यूल वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एम्ब्रियोशैक होगा, एम्ब्रियोशैक के अंदर आपके एग्स होंगे। ठीक है। तो एग से जाकर के ये जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाकर के फ्यूज करते हैं, एंड देन आप जानते हो कि हमारे एंजियोस्पर्म में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, जहां पर आप देखते हो कि यही पॉलन ग्रेन जो है, ये आपके, जब मैं अभी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो और क्लियर होगा। पॉलन ग्रेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक मेल गैमेट जो होता है वो जाकर के हमारे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है एंड इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे होते हैं। और एक जो है वो हमारा मेन एग से जाकर के क्या करता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, एंड वहां पर वो क्या बना रहा होता है, जाइगोट, जिससे आगे चल करके पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती जाती है, एम्ब्रियो से आपका पूरा का पूरा एक बॉडी जो है, सीड जो है वो बनने लगता है। ठीक है। नाउ तो बेसिकली हम इन पॉलन ग्रेन्स की आज स्टडी करने वाले हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स क्या है। ओके, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? आपको समझ में आया कि पॉलन क्या है? ओके। नाउ देखिए, पैलिनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कंसर्न करती है स्टडी ऑफ स्पोर्स एंड पॉलन। ठीक है, स्पोर्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे एंड पॉलन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वेदर लिविंग और फॉसिल, अब ये जो स्पोर्स एंड पॉलन है, इनकी स्टडी हम लिविंग तौर पे भी कर सकते हैं, जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, दे आर लिविंग, दे कैन फ्यूज एंड फर्टिलाइज एंड दे कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ओके, तो उनकी स्टडी भी कर सकते हैं, और कुछ फॉसिल्स की भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे पॉलेंस मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन जो होते हैं उनके पास स्पोरोपोलिनिन जैसा मोस्ट वेरी रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है उनके एग्जाइन की लेयर में, जो उन्हें हाईली रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, और आप मिलियंस ऑफ ईयर के लिए इन पॉलेंस को स्टोर करके रख सकते हो।
तो बहुत सारे पॉलेन्स जो होते हैं बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन वो क्या करते हैं फॉसिल्स के रूप में भी पाए जा रहे हैं क्योंकि वो कंजर्व्ड हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्पोरोपोलिन के अंदर है। तो जो फॉसिल्स के रूप में भी हैं, जब हम उन पॉलेन्स की भी स्टडी करते हैं तो वो भी हमारे पैलिनोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है? जो सबसे पहले टर्म था पैलिनोलॉजी का वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड लाइक इंट्रोड्यूस किया गया था हाइड एंड विलियम्स के द्वारा 1944 में। इन्होंने ही आपको पैलिनोलॉजी जो वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम में। जो पैलिनोलॉजी टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड पैलिनिन से, जिसका मतलब होता है स्कैटर्ड या स्प्रिंकल। जैसे आपने पॉलन ग्रेन्स अगर कभी भी देखे हैं, ठीक है, या स्पोर्स देखे हैं तो वो नंबर में बहुत हाई होते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं हमारे जो फूल होते हैं, जो स्पोर्स भी बहुत मात्रा में आपको दिखाई देते हैं बनते हुए। तो इट इज़ लाइक अ स्प्रिंकल कि जैसे नमक होता है ना, हम क्या करते हैं नमक को जब हम छीट रहे होते हैं, नमक को हम फैला रहे होते हैं, तो वो स्प्रिंकल टाइप में बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स में हम गिराते हैं, या बालू हो गया, वैसा कुछ स्प्रिंकल स्कैटर्ड वे में गिरता है। वैसे ही हमारे पॉलेन्स भी बहुत लार्ज नंबर में होते हैं एंड अगर हम उसे एक मुट्ठी में ले लें और उसे छोड़ें, तो वो एज़ अ स्प्रिंकल लाइक पूरा आपको फैलते हुए दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो बिखेरना और छिड़कना ये अर्थ होता है हमारे ग्रीक वर्ड पैलिनिन का और वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी हमारे एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं, पूरे के पूरे वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। दैट इज़ व्हाई इस पूरे के पूरे ब्रांच का नाम क्या पड़ा? पैलिनोलॉजी। टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स होते क्या हैं, तो पॉलन बियरिंग स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्टेमन पे पाए जाते हैं वो एंथर होते हैं, ठीक है? तो अगर एंथर नहीं होगा तो पॉलन नहीं होगा, क्योंकि एंथर इज लाइक अ पॉलन सैक, एक ऐसा झोला जिसमें हमने पॉलन भर भर के रखा हुआ है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, सो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है? अच्छा, अब आपको रियल वर्ल्ड में ऐसे पॉलन ग्रेन्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, आपको लगेगा ना कि इसको तो मैं मसल के खत्म कर दूंगा, ये क्या है छोटू-सा सामान। लेकिन यही पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि जाकर के फ्यूज़ करते हैं आगे, और फ्यूज़न के बाद आपको एक फिर से एक सीड बनता है एंड फिर वो सीड लिम्यूल एंड रेडिकल से रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करता है। तो दिस पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, अभी देखो दिस इज़ द फिलामेंट, ठीक है, स्टेमन का, एंड दिस इज़ द एंथर। एंथर में ये बैग है, ठीक है? मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि ये सारे झोले हैं, एक झोला, दूसरा झोला, तीसरा झोला, चौथा झोला। तो 4 होते हैं, टेट्रालॉक्युलर होते हैं, ठीक है? दीज़ आर व्हाट? टेट्रालॉक्युलर एंथर्स होते हैं, जो 4 झोले होते हैं, चारों झोले में भर-भर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पड़े रहते हैं, और जब ये झोले फट जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो झोले फटेंगे कहाँ से? ये जो लाइन्स है ना, दीज़ आर द लाइन्स ऑफ डेhiscence, मतलब कि फटेंगे वो इन्हीं लाइन से, ठीक है? जैसे आप कभी कोई चिप्स वगैरह खाते हो तो ऑलरेडी मार्किंग दी रहती है कि यहाँ से आप क्या करो? टॉर्न करो, है ना? उसे फाड़ो। तो वैसे ही यहाँ पर आपके लाइन ऑफ डेhiscence जो है वो एंथर पे पाए जाते हैं, जहाँ से पता चलता है कि एंथर यहीं से फटेगा और पॉलन ग्रेन्स यहीं से आगे चल करके डिस्पर्स्ड होंगे। तो यहाँ फटना जो वर्ड है इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द डेhiscence, ठीक है? यहाँ पे डेजिग्नेट कैसे किया गया है? डेhiscence के द्वारा, कि एंथर जो है उसका डेhiscence हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो फिर पॉलन ग्रेन निकल रहा है, ओके। और तो जो हमारी स्टडी है काफी ज्यादा ओल्ड है पैलिनोलॉजी की, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चलती आ रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पर भी स्पोर्स एंड पॉलेंस जो थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था उनके मॉर्फोलॉजिकल एंटाइटिटी के द्वारा, मतलब जैसे वो मॉर्फोलॉजिकली दिख रहे थे वैसे ही बताया गया देख करके माइक्रोस्कोप के अंडर कि भैया ये तो पॉलन ग्रेन या स्पोर है, ठीक है। लेटर जब इन्वेंशन हुआ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम का, तब हमको काफी ज्यादा पैलिनोलॉजी के बारे में नॉलेज हुई, क्योंकि ऑब्वियसली विद द टाइम इवॉल्व जो हमारे लेंसेज हैं वो भी इवॉल्व हुए, जो अल्ट्रा एचडी है चीजें दिखनी वो भी इवॉल्व हुई। तो जो हमें एक केवल मॉर्फोलॉजिकल एंटाइटी के ऊपर वी आर सेइंग कि ये पॉलन ग्रेन है, ये स्पोर है, अब हम सेम एंड टेम का यूज करके काफी ज्यादा उस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी समझ जाते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज न्यू टू द वर्ल्ड, ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही अपन ऐसे पॉलन ग्रेन को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ठीक है। अब वही है जो टर्म पॉलन था, अभी पैलिनोलॉजी जो टर्म था वो तो हमने देखा कि किसने दिया है। अब टर्म पॉलन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है स्वीडिश बॉटनिस्ट लिनियस के द्वारा 1760 में। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ये वर्ड डिराइव हुआ है पॉलिनिस से, जिसका मतलब होता है फाइन फ्लोर ड्यू टू द ग्रैनुलर नेचर। जो आप आटा, मैदा
ये सब देखते हो, आटे मैदे का हाथ में लेते हो तो वो फिसल जाता है ना? तो वैसा स्ट्रक्चर जो ग्रैनुलर नेचर है उसके वजह से इस सब एक जो हमारा पॉलन है उसका नेम पॉलन रखा गया। पॉलन जो है वो हैप्लॉइड मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। ऑब्वियसली इसका प्लॉइडी लेवल एन है, क्योंकि जब ये एग से फ्यूज करेगा तो एग का भी एन होगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कि मियोसिस के द्वारा रिजल्ट होती है। बनाता कौन है पॉलन को? तो पॉलन मदर सेल्स बनाती हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको मेल गैमेटोफाइट्स देखने को मिलते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये आपको एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पॉलन मेल गैमेटोफाइट है सीड प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर द सीड प्लांट। इनमें आपको प्रोटेक्टिव वॉल दिखाई देती है, साइटोप्लाज्मिक इंटीरियर आपको दिखाई देता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके। एक तो आप देखोगे कि ऐसे एक वॉल है और उसके अंदर भरा पड़ा है साइटोप्लाज्म, तो यही हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब इस वॉल में अगर हम बात करें तो ये डबल लेयर्ड की वॉल होती है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाली वॉल होती है इसको अपन कहते हैं एक्साइन। और ये जो वॉल है ये आपकी एक्चुअली में बनी होती है किससे? ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। और ये काफी ज्यादा थिक होती है, इसी की वजह से जो हमारे पॉलन्स होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टिव। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्पोरोपोलिनिन। तो ये हमारी एक्साइन की लेयर हो गई। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेकेंड लेयर। जो सेकेंड लेयर है वो लेयर है हमारी इंटाइन की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आई फॉर इंटाइन, आई फॉर अंदर की लेयर, ठीक है। तो इंटाइन मतलब इन यानी अंदर, अंदर की लेयर जो है उसे हम इंटाइन कह रहे हैं, इनर वॉल। एंड एक्साइन जो है वो हमारी आउटर वॉल में डिफरेंशिएटेड है। तो फर्स्ट हमने क्या समझा कि पॉलन के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो पहले वॉल दिखाई दे रही है एंड दूसरी आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रही है। वॉल में वी हैव अ टू वॉल, एक एक्साइन वॉल है जो कि आउटर है और एक इंटाइन वॉल है जो अंदर है, ठीक है। दोनों का अपना अपना एक एक लाइक महत्व है और दोनों अपने अपने नए नए सब्सटेंस से बने हुए हैं। अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ पॉलन ग्रेन इज हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलन ग्रेन में आपको ये ग्रीन वाली जो मोटी परत है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारी एक्साइन है। क्या है ये एक्साइन है, ठीक है। और ये बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की। उसके अंदर की जो लेयर है दिस इज द एंटाइन। इंटाइन जो है ये आपकी पैक्टीन सेलुलोज इसकी बनी होती है। देन यू हैव अ सेंटर में एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड हमारा जो पॉलन है जब वो मेल गैम लाइक पॉलन ग्रेन जब वो स्टिग्मा पे जाता है उससे पहले जो पॉलन है वो दो सेल्ड में, टू सेल्ड स्टेज में आ जाता है। उस टू सेल्ड स्टेज में एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल का अपना न्यूक्लियस होता है और वेजिटेटिव सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। होगा क्या कि जो हमारी जनरेटिव सेल है वो काफी छोटी पड़ जाती हैं। ये हमारी जनरेटिव सेल हो गई और उसको चारों तरफ से कवर किया होता है किसने? उसको चारों तरफ से कवर किया होता है हमारे पूरे के पूरे ये ट्यूब सेल ने, जिसको कि आप वेजिटेटिव सेल भी कहते हो। तो वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा पोर्शन होता है और जो हमारे जनरेटिव सेल है वो छोटा सा पोर्शन उसमें आपको देखने को मिलता है। जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो आपके आगे चल करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी। एंड जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जो वेजिटेटिव आपको यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह दिखाई दे रहा है, दिस विल बी क्रिएटिंग द पॉलन ट्यूब, ठीक है। और पॉलन ट्यूब से ही जो जनरेटिव सेल्स जो हैं ये आगे चल करके ऐसे डिवाइड हो जाएंगी और दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये एक सेल है, इसको मैंने दो तरीके से ऐसे डिवाइड कर दिया, मियोसिस हुआ यहाँ पे, ठीक है, जनरेटिव सेल का। एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, अब दो मेल गैमेट्स बन गए। दोनों मेल गैमेट्स को पहुंचाना भी तो है, ऐसे ओवरी में है ना ये पूरा ओव्यूल, फिर एम्ब्रियो सैक, फिर उसके अंदर ना एग है, तो आएगा कैसे? तो ये बनाने के लिए चाहिए, आने के लिए अंदर एक ट्यूब सेल चाहिए। तो वो जो ट्यूब बनता है ना, ये जो ट्यूब बनता है पॉलन ट्यूब, ये कौन बना रहा है? ये हमारे वेजिटेटिव सेल्स बना रही हैं, समझ रहे हो। और जनरेटिव सेल्स क्या बना रही हैं? मेल गैमेट बना रही हैं। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है कि पॉलन जो है वो मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन इज अ पॉलन ग्रेन। इस ये आगे चल करके दो सेल्स वेजिटेटिव जनरेटिव बनाती हैं। जनरेटिव आगे चल करके दो मेल गैमेट्स बनाते हैं, वेजिटेटिव आगे चल करके ऐसे करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं
जिससे ये 2 मेल गैमेट जो है वो ट्रैवल करते-करते माइक्रोपाइलर एंड से वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं, एम्ब्रियोसेक के अंदर चले जाते हैं। 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ कर जाता है, एक मेल गैमेट हमारी एग से जाकर के फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है? अब एग्ज़ाइम की बात करते हैं। एग्ज़ाइन आउटर वॉल है हमारे पॉलन की और ये कंपोज होती है स्पोरोपोलिनिन की। मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। हाईली रेजिस्टेंस होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ना सड़ सकती हैं, ना इन पर कोई केमिकल डैमेज का कोई भी रासायनिक हानि नहीं हो सकता है, और ना ही कोई माइक्रोब इन पे अटैक कर सकता है, कोई सूक्ष्म जीव इन पे हमले भी नहीं कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है? इनके पास अपना स्क्लप्चरिंग पैटर्न होता है। एग्जाइन जो है वो स्पाइनी भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे रेटिकुलेट भी हो सकता है, और वो फुल्ली स्मूथ भी हो सकता है। तो एग्जाइन हैव मे हैव देयर स्क्लप्चरिंग पैटर्न। एग्जाइन के ऊपर आपको एपर्चर्स भी दिखाई दे सकते हैं, वो एपर्चर्स पोर की तरह भी हो सकते हैं, और वो एपर्चर्स ऐसे फरो की तरह भी हो सकते हैं। और इन्हीं एपर्चर से आप देखते हो कि पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है? तो एग्जाइन की लेयर आपको समझ में आ गई, ठीक है, जो कि आउटर लेयर थी। साथ ही साथ में देखो स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं बार बार बोलूंगी नहीं। अब हम इनर वॉल की बात करेंगे जो कि है इंटाइन। ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टीन से, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हेल्प करता है पॉलन की जर्मिनेशन के लिए, और अलाउ करता है पॉलन ट्यूब को कि तुम ग्रो करो। ठीक है? फिर पॉलन का साइटोप्लाज्म द लिक्विड पार्ट, ये कंटेन करता है 2 से 3 न्यूक्लियाई, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 1 से 2 स्पर्म सेल्स। ठीक है? इनमें आपको स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन सप्लाई सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अरे स्टार्च चाहिए ही, लिपिड चाहिए ही, प्रोटीन चाहिए ही। क्यों? क्योंकि आगे चल करके इनको इनको जो पॉलन ग्रेन है उसमें जो मेल गैमेट्स हैं उनको फर्टिलाइजेशन करना है। दे वांट एनर्जी, दे वांट लिपिड, दे वांट प्रोटीन, तभी तो वो अच्छे से फर्टिलाइज कर पाएंगे। ठीक है? तो ये पॉलन के साइटोप्लाज्म में आपको चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ पॉलन की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो पॉलन की मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, पॉलन ग्रेन की शेप की स्टडी कर रहे हैं, साइज की स्टडी कर रहे हैं, उनके सरफेस टेक्सचर की स्टडी कर रहे हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए प्लांट टेक्सोनॉमी को समझने के लिए, पॉलन की इवोल्यूशनरी स्टडीज करने के लिए, या कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब शेप ऑफ पॉलन ग्रेन की हम बात करें, तो पॉलन ग्रेन बहुत सारे शेप्स में पाए जा सकते हैं। वो स्फेरॉइडल यानी राउंड शेप के हो सकते हैं, जैसे हम सोलेनेसी फैमिली, जो कि हमारी चोखा फैमिली होती है। चोखा फैमिली यानी आलू कहाँ से मिलेगा? सोलेनेसी से। ब्रिंजल बैगन कहाँ से मिलेगा? सोलेनेसी से। टमाटर कहाँ से मिलेगा? सोलेनेसी से। तो सब सारे के सारे चोखा वाले जितने हैं सब तो हमारे सोलेनेसी में ही आ गए। तो सोलेनेसी फैमिली जो चोखा फैमिली है उसमें जो हमारे पॉलन होते हैं दे आर इन राउंड शेप। ठीक है? दूसरे एक ओवल शेप के भी हो सकते हैं जिन्हें हम इलिप्सोइडल कहते हैं। ये हमारी पोएसी फैमिली जो कि ग्रास फैमिली होती है, ग्रामिनेसी भी कहते हैं, उस फैमिली में आपको देखने को मिलती हैं। ट्रायंगुलर शेप के भी पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, थ्री साइडेड ऐसे करके हो सकते हैं। ठीक है? ये कुछ फैमिली जैसे मालवेशी जो कॉटन फैमिली होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैमिली एस्टरेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, जैसे डिस्क होता है ना, ऐसा करके, ऐसे करके डिस्क शेप के भी हो सकते हैं। तो ये आपको एस्टरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, जो आपकी सनफ्लावर फैमिली वगैरह होती है जिसमें आपको हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो उस फैमिली में आपको पॉलेंस जो होते हैं वो डिस्क शेप के देखने को मिलेंगे। तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलना, बहुत मेहनत लगती है इतने ज़्यादा वंडरफुल नोट्स बनाने के लिए। सो इसीलिए स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स प्रिपेयर करो। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास, जूनियर सीनियर के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलन। यहाँ पर आप देख रहे हो पॉलन कुछ स्पाइनी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से स्पाइन्स फेंके हुए हैं इसने। यहाँ पर देखो ये पॉलन ग्रेन है, दिस इज लाइक सम इलोंगेटेड वे में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो तीन डिस्क लाइक ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी पॉलन है जहाँ पर ये देखो ऐसे करके पॉलन बना हुआ है। ये देखो डम्बल शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पॉलन की मॉर्फोलॉजी है। द होल पॉइंट टू स्टडी दिस, कि ऐसा मत समझना कि पॉलन गोल ही फॉर्म में पाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पॉलन की शेप वेरी कर सकती है,
वो ओवल शेप का भी हो सकता है, वो ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, वो डिश शेप का भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो सर्कुलर फॉर्म में ही पाया जा रहा है। इट इज़ अबाउट कि उसके शेप बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। हर फैमिली के अपने-अपने शेप हैं पॉलन के, ठीक है? जैसे शेप वैरी कर रहा है, वैसे इनका साइज़ भी वैरी कर रहा है। जैसे ये 10 टू 25 माइक्रोमीटर में भी बहुत छोटे जो होते हैं, स्मॉलेस्ट, उसमें भी पाए जा सकते हैं, मायोस्टोसिस में पाया जाता है, ठीक है? मीडियम साइज़ के भी हो सकते हैं, जिसमें 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स के होंगे। ब्रैसिकेसी फैमिली में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है ये साइज़। बड़े में भी हो सकते हैं, 50 से 100 माइक्रोमीटर में कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है ना? ब्रैसिकेसी मस्टर्ड फैमिली होती है। कुकुरबिटेसी आपकी ये खीरे, कुकुम्बर, इसकी फैमिली है। जियांट काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, 100 टू 200 माइक्रोमीटर्स के हो सकते हैं। ये आपको निक्टेंथेजिनेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें, ठीक है? अब एपर्चर्स की बात करें, जो हमने एक्साइन वाली लेयर में पढ़े थे, कि जो उनका एपर्चर है, जो अलाउ कर रहा है पॉलन ट्यूब को कि इमर्ज हो, वो भी वैरी करता है नंबर एंड टाइम टाइप में। जैसे जो एपर्चर है वो कॉलपेट टाइप का भी हो सकता है, जिसमें लॉन्ग फरो आपको दिखाई देगा। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में आपको लॉन्ग फरोज वाले एपर्चर्स दिखाई देते हैं, जो कि आप क्या कह रहे हो कि लॉन्ग फरो है, दैट मीन्स कि ये कॉलपेट टाइप का है। फिर सर्कुलर पोर्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे पोएसी फैमिली में पोरेट, आप इसको बोलते हो कि पोरेट टाइप एपर्चर है, पोरेट पॉलन है। कॉलपोरेट क्या होता है कि कॉम्बिनेशन की फरो भी पाया जा रहा है, लाइक थोड़ा बहुत फरो भी है और पोर्स भी है। तो कॉल आपका आ गया कॉलपेट से, पोरेट आ गया पोरेट से। तो कॉलपेट में फरो, लॉन्ग फरो पाया जा रहा है, डाइकॉट की फैमिली है, ब्रेसिकेसी उसमें देखने को मिल रहा है। और पोरेट जो है उसमें सर्कुलर पोर्स पाए जा रहे हैं पॉलिन पे। एपर्चर्स जो है वो सर्कुलर है पोर्स के रूप में। वो मोनोकॉट आपकी जो फैमिली है पोएसी, उसमें पाया जा रहा है। कॉलपोरेट भी है, जो जिसमें कॉम्बिनेशन है फरोज एंड पोर्स का। और ऐसे भी पॉलिन्स हैं जो इन एपरेचर्स हैं, लाइक उसमें एपरेचर पाया ही नहीं जाता है, कोई ओपनिंग नहीं है। कुछ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है? सो ये आपके अपर्चर्स हो गए। लाइक सरफेस ऑर्नामेंटेशन की बात करें कि एक्साइन स्कल्पचरिंग में, तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट एक्साइन पैटर्न होते हैं। रेटिकुलेट भी हो सकता है, नेट लाइक आपको दिखाई देगा एकिन्थेसी फैमिली में, स्पाइनिया आपको एस्ट्रेसी में, ग्रैन्युलेट ग्रेनी टाइप में आपको पोएसी में दिखाई देगा, साइलेट स्मूथ आपको लिनिएसी फैमिली में दिखाई देगा। तो ये सब एक्साइन के स्कल्पचरिंग के ऊपर। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द स्क्रीनशॉट, मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक, ओके? तो ये हमारा पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन की शेप की बात किया जाए तो देखो इतने सारे हैं कि बहुत स्मॉल साइज के 2.4 टू 10 माइक्रोमीटर्स के भी हो सकते हैं, स्फेरिकॉइडल, इकाइनेट टाइप के ऑर्नामेंटेशन है, एंड एपरेचर कैसा है, पोरस टाइप का है। तो अगर आप एक पॉलन के बारे में लिख रहे हो, यू हैव अ पॉलन एंड यू यूज द माइक्रोस्कोप, तो उसका इमेज इनलार्ज किया, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि अच्छा उसकी साइज क्या है, अच्छा उसका शेप क्या स्फेरॉइडल है, क्या सिलेंड्रिकल है, क्या पॉलीगोनल है, या बाई ट्राइसेकेट है, या इरेगुलर है, ये आप मेंशन करोगे। ऑर्नामेंटेशन कैसा है उसके, लाइक एक्साइन की जो स्कल्पचरिंग है वो कैसा है, क्या इकाइनेट है, क्या गैमेट है, रेटिकुलेट है, क्रोटॉन पैटर्न है, लोफेट है। एपर्चर टाइप आप मेंशन करोगे कि पोरस है या क्वाइपस है, कॉर्पोरेट है, कॉलपेट है, कॉर्पोरेट कह रही हूँ, कॉलपेट है, फिर सल्कस है, नैनो चैनल्स हैं उसमें। ये सब चीज आपको देखने को मिलता है। आप ऐसे एक पॉलन को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है? नाउ पॉलन एलर्जी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दीज पॉलन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज दे आर इन सो मच नंबर, एक बार एंथर डेहिसेंस होता है, फटता है, बहुत सारे पॉलन्स आते हैं। तो वो नेचर्स में पॉलन ऑब्वियसली घूम रहे होते हैं, हवाओं के साथ ही वो पाए जाए, एक तो छोटे सेप के हैं, माइक्रोमीटर्स में पाए जा रहे हैं, तो वो हवाओं में डस्ट के साथ ही ना वो घूम रहे होते हैं। तो वो हमारे ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को काफी ज्यादा एलर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? पॉलन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं, एलर्जिक रेनिटिस। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि एयरबॉर्न पॉलन एलर्जी जो है वो अकर होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम मिस्टेक करता है, ठीक है, एंड वो आइडेंटिफाई करता है पॉलन को एज अ हार्मफुल सब्सटेंस। और जैसे ही वो पॉलन को ये समझता है कि
तुम तो भाई दुश्मन हो मेरे। तो वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है। एंड देन हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, हमें एलर्जिक जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलने लगते हैं, है ना। तो लाइक अभी पॉलन बेचारा कुछ नहीं है, पॉलन तो आराम से अपना घूम रहा है कि भाई मुझे क्या, मुझे तो भाई एक स्टिग्मा मिल जाए, मैं उस पे चिपक जाऊं और फिर अंदर जाऊं, और पॉलन जो मेरा एग है, जो एक्चुअल में मेरा पार्टनर है, मैं तो उसके पास जाना चाह रहा हूँ, मुझे लोगों से क्या मतलब है। बट हम लोग, हमारा इम्यून सिस्टम इज वेरी लॉयल टू अस। ओके, जैसे वो इस पॉलन ग्रेन को देखता है तो वो इसको एक एनिमी समझ लेता है कि भाई तू तो बहुत बड़ा एनिमी है। लाइक आपने सुना होगा ना कि हम सबकी लाइफ में अच्छा नहीं बन सकते हैं, है ना। लाइक हम किसी ना किसी के एक लाइफ की स्टोरी में विलन बनते ही बनते हैं। तो वैसे ये पॉलन तो भाई आराम से घूम रहा होता है इसको जाना होता है एक स्टिग्मा पे, है ना, उसको अपने फ्लावर के पास जाना होता है, कार्पेल के पास जाना होता है। बट ह्यूमन बीइंग के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, जो एनिमल्स के इम्यून सिस्टम होते हैं, वो इसको एज अ लाइक एनिमी ट्रीट करते हैं। और जैसे ही पॉलन बॉडी पे आता है तो वो एक हार्मफुल सब्सटेंस, लाइक नाक में मान लो हम सांस ले रहे हैं, तो वो एयर के साथ साथ क्या हुआ कि वो हमारे नाक में पॉलन ग्रेन की एंट्री हो गई। तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गोना हार्म, बट हमारा इम्यून सिस्टम उसको ये समझता है कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो कोई पैथोजन जैसा लग रहा है, गोल मटोल सा, इसको तो उड़ाना पड़ेगा। अब उड़ाना पड़ेगा तो उसके लिए अपन एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे, जहां एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगा ना, हमारी बॉडी क्या करेगी, सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देगी। तो उसी को कहते हैं कि हमें पॉलन ग्रेन की एलर्जी हो गई और हम एलर्जिक सिम्टम्स दिखा रहे हैं। ओके, अब कुछ हमारे कॉमन एलर्जिक पॉलन सोर्सेज है, जैसे कि ग्रासेस में जो पोएसी फैमिली है, उसमें आपको बरमुंडा जो ग्रास है, उसमें से काफी सारे पॉलेंस ऐसे होते हैं जो एलर्जिक जो सिम्टम्स है, लाइक वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, फिर राई ग्रास हो गया, फिर टिमोंथी ग्रास हो गया, फिर वीड में जो खरपतवार होते हैं उसमें द मोस्ट पॉपुलर वन इज द कांग्रेस ग्रास, जिसे पार्थेनियम कहते हैं। इससे तो लोग परेशान ही हो गए, इतना ज्यादा ये एलर्जी क्रिएट करता है। फिर रागवीड, फिर उसके बाद मगवॉट, ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं, दे गोना ट्रिगर आवर इम्यून सिस्टम एंड कॉज द एलर्जी। ओके, ट्री में हमारा ओक का ट्री हो गया, पाइन हो गया, बिर्च हो गया, सीडर्स हो गए, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आल्सो कॉज द एलर्जी। तो ऐसे जो हमारे पॉलन की वजह से जो हमें एलर्जी हो रही होती है, प्लीज उसको इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना कि उसे हम क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। जब हमें फीवर किसकी वजह से आ जा रहा है, एलर्जी हो जा रही है हमें पॉलन की वजह से, ये टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, ये आपसे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो देखो, पॉलन एलर्जी जब होगा आपको तो रेस्पिरेटरी इश्यूज, आप हवा के साथ अगर पॉलन ग्रेन अंदर ले रहे हो तो स्नीजिंग हो सकती है। ठीक है, आप छींकना, आपको काफी बार छींक आएगी। ठीक है, रनी नोजेस हो सकते हैं, मतलब नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा। नेजल कॉन्जिनेशन हो सकता है, नाक का बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। आई इरिटेशन में इचीनेस, वाटरीनेस, फिर आपका रेड आईज जो होंगी, खुजली, पानी आना, लाल आंखें, ये सब आपको दिखाई देगा पॉलन के अंदर आपके आंखों में जाने की वजह से। जो वाटरी कंटेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी आंखों को आपको बार बार मन करेगा कि मैं कैसे, मतलब आंख तक आपके हाथ बार बार जाएंगे, आप बार बार उसको वॉश करना चाहोगे, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। तो ये काफी बार ऐसा होता है जब अपन स्कूटी वगैरह पे या फिर बाइक वगैरह पे चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अचानक से पॉलन कहीं से उड़ करके हमारी आंखों में चले गए, तो ये आपको तब हो सकता है। स्किन रिएक्शंस में अगर आप काफी ऐसे फील्ड वगैरह में घूम रहे हो, है ना, आप ऐसी जगह पे, ग्रासलैंड वाली जगह पे गए जहाँ बहुत सारी ग्रासेज हैं, चारों तरफ ग्रासेज ही ग्रासेज हैं, तो वहां पे मान लो आप लेट गए, और जैसे ही लेटे आप देख रहे हो कि कुछ देर बाद आपके रैशेज, इचिंग, स्वेलिंग होने लगी। क्यों? बिकॉज वहां के जो पॉलन ग्रेन है, अभी जैसे मैंने पढ़ाया कि पॉलन ग्रेन के भी ऑर्नामेंटेशन है, उसकी एग्जाइन की स्कल्पचरिंग है, कुछ स्पाइनी है, तो उसके वजह से जो बाहर की जो परत जो बनी हुई है, उससे आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो वो अगर स्पाइनी है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पॉलन आपके कहीं पे बॉडी पे टच हो जाए तो इवेंचुअली वो आपके रैशेज, इचिंग, स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर अस्थमा एग्रीवेशन भी हो सकता है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। ठीक है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। फिर वीजिंग यानी घरघराहट जैसे आपकी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ट्रबल ब्रीदिंग हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, रनी रोजेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है आपको। फिर रेड एंड वाटरी आई हो सकती है, एंड ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है कि रैशेस भी आपको पॉलन ग्रेन से देखने को मिलते हैं। एंड ये सब देख रहे हो, दीज आर द प्लांट्स
जिनके पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे फीवर्स जो है वो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सिम्टम्स थे पॉलन एलर्जी के। अब ऑब्वियसली इफ यू नो द सिम्टम्स तो वी शुड नो द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बच सकते हो। तो पॉलन एक्सपोजर से बचो, ठीक है। अब उनसे सब संपर्क ही ना हो उस तरीके से आप बचो कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करो। हाई पॉलन सीजन में, जैसे मॉर्निंग एंड विंडी डेज में जब बहुत ज्यादा हवा चल रही हो, तो डू प्रीफर कि आप इंडोर ही रहो, घर में रहो, जिससे आप कांटेक्ट में ही नहीं आओगे। यूज एयर प्यूरिफायर्स एंड कीप द विंडो क्लोज, ठीक है। हमेशा विंडो को मैक्सिमम टाइम कोशिश करो कि क्लोज ही रखो, जिससे कि वो अंदर ना घुस पाए। ओके, अब आप बेड में हो, लाइक बेड में कह रहे हैं सॉरी, आप बेडरूम में हो और बेड पे सोए हुए हो, आप सोच रहे हो मैं तो इंडोर हूँ, कहाँ पॉलन आएगा, और आपने मस्त पूरे खिड़की खोले हुए हैं, तो पॉलन सोचेगा कि भाई तू बाहर नहीं आया, मैं तो अंदर आ सकता हूँ ना। तो फिर उसकी भी एंट्री तो रोको, आप नहीं जा रहे हो वो ठीक है, बट उसकी एंट्री भी रोकने के लिए क्लोज द डोर्स एंड द विंडोज। ओके, देन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप मास्क वियर कर सकते हो, सनग्लासेस लगा सकते हो जिससे आपकी आंखें बची रहे, नाक बचा रहेगा अगर आप मास्क लगा लोगे, तो मुंह बचा रहेगा आपका। कवर कर सकते हो स्किन्स को, अगर आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा स्किन्स वगैरह कवर कर सकते हो। मेडिकेशन में आप एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हो, मेडिकेशन मेडिसिन में, जैसे कि आप, जिससे कि एलर्जी सिम्टम्स कम हो जाए। नेजल स्प्रे का यूज कर सकते हो, जैसे कि जो नेजल लाइक नाक जो बंद हुई है वो सही हो जाए। इम्यूनोथेरेपी में एलर्जी शॉट्स आप ले सकते हो, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू बिल्ड द इम्यूनिटी। जब ये बहुत सीवियर होता है तब इम्यूनोथेरेपी वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज द मास्क एंड द लाइक छोटा मोटा एक एलर्जी की दवा इज इनफ। ओके, पैलिनोलॉजी काफी ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी बहुत सारे साइंस, इंटर यानी बहुत, लाइक बहुत सारों के बीच में। तो पैलिनोलॉजी भी बहुत एक वास्ट एक हमारा है ब्रांच, जिसमें आप देखोगे कि काफी सारे डिफरेंट अदर ब्रांचेस से ये जुड़ा हुआ है। जैसे बेसिक जो हमारा पैलिनोलॉजी है वो सब डिवाइडेड है दो अनदर ब्रांचेस में। एक है बेसिक, जिसे आप फंडामेंटल पैलिनोलॉजी कहते हो, एक अप्लाइड पैलिनोलॉजी कहते हो। अब बेसिक वाले में व्हाट इज हैपनिंग इज कि बेसिक पैलिनोलॉजी में आप डील करते हो स्पोर्स एंड पॉलन की मॉर्फोलॉजी से, कि केवल आपने एक पॉलन देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी लाइक ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक देखे, आपने बता दिया। फिर आप ये भी डील करते हो बेसिक में कि कैसे उस पॉलन का डिस्पर्जल हो रहा है, या स्पोर का कैसे डिस्पर्जल हो रहा है, एयर से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये पॉलिनेशन वाली बात मैंने बताई ना, कैसे कैसे पॉलन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लाइक फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा कैसे जा रहा है। तो वो आप समझ सकते हो कि डिस्पर्जल भी आप बेसिक पैलिनोलॉजी में पढ़ते हो, और आप साथ ही साथ में इनके कंटेंट्स भी पढ़ते हो सेडिमेंट्स एंड पीट्स में। तो बेसिक पैलिनोलॉजी इज ऑल अबाउट द पॉलन मॉर्फोलॉजी एंड ओवरऑल ऊपर से जो भी पॉलन के बारे में दिखाई दे रहा है कि एयर से जा रहा है, उड़ करके, पानी में तैर करके, कैसे जा रहा है, तो ऊपर से जो भी देख रहे हो आप, जब आप वो स्टडी करते हो पॉलन की, तो वो बेसिक पैलिनोलॉजी में आती है। वहीं हमारी अप्लाइड पैलिनोलॉजी में आप अप्लाइड एक्सपेक्ट्स की बात करते हो। अप्लाइड एक्सपेक्ट्स में भी बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे पैलियो पैलिनोलॉजी, नाम बता रहा है, पैलियो जो वर्ड है इट इज एक्चुअली डेजिग्नेटेड फॉर द फॉसिल्स। कहीं भी देखो, पैलियो बॉटनी, बॉटनी जो फॉसिल्स की हम मेंबर्स की स्टडी करते हैं। पैलियोलॉजी, ऐसे हमारे एनिमल्स के मेंबर्स जो फॉसिल्स के रूप में, तो उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो पैलियोलॉजी है। ठीक है, तो पैलियोलॉजी क्या है कि जो हमारे फॉसिल्स पॉलन ग्रेन या स्पोर से जब हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो पैलिनोलॉजी होती है। ये ब्रांच यूज्ड होता है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वास्ट वेजिटेशन एंड पेइयो क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर जियोपैलिनोलॉजी में आप पॉलन के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हो क्वार्टिनरी डिपॉजिट्स में। ठीक है, काफी ज्यादा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। पैलिनो टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हो कि आप स्पोर्स एंड पॉलन की मॉर्फोलॉजी को समझते हो, उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को समझते हो, उनके ऑर्नामेंटल्स को समझते हो कि ऑर्नामेंटेशन क्या है, द नंबर एंड द पोजीशन ऑफ एपर्चर जानते हो। जो सब कुछ मैंने अभी आपको बताया वो सब कुछ आप पॉलन के केस में समझे ना, तो वो पैलिनो टेक्सोनॉमी है। ये पैलिनो टेक्सोनॉमी कॉन्स्टेंट स्पोर एंड पॉलन कैरेक्टर टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनस इवन इन द स्पीसीज लेवल। सो बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है, जहां पर हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, हर चीज वी आर डूइंग इन द टेक्सोनॉमी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि किसी स्पीसीज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसके पॉलन पे जब बहुत ज्यादा जोर डालेंगे कि इस स्पीसीज का ऐसा पॉलन दिख रहा है, इसके ऐसे अपर्चर है, इसके ऐसा ऑर्नामेंटेशन है, एक पर्टिकुलर फैमिली का ब्रेसिकेसी में ऐसा है,
एस्ट्रोरेसी में ऐसा है, ये सब मैंने अभी पढ़ाया ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग द टेक्सोनॉमी टू द पैलियोलॉजी, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैलिनोटेक्सोनॉमी, जहां पर हम स्पीसीज के, फैमिलीज के पॉलन ग्रेन पे स्पेसिफिकली चर्चा करते हैं। एरोपैलिनोलॉजी कंसर्न होता है स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन की, जो कि स्पेसिफिकली एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पोर्स एंड पॉलेंस एयर में प्रेजेंट होते हैं और वेरिएशन शो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेस टू प्लेस वेरिएशन भी हो सकता है और वन सीजन टू अनदर सीजन भी, जिसे हम सीजन टू सीजन वेरिएशन कहते हैं। ये सब आपको एरोपैलिनोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी में, फॉरेंसिक में क्या होता है कि ऑब्वियसली नाम बता रहे, क्रिमिनोलॉजी में हेल्पफुल होता है। It is used as an aid in crime detection. Forensic palynology important tool है obtaining traces evidences for victim, suspect, item related with a crime scene or for determining the location of a sample. Palynology involve करता है identification of pollen, spore and fungal spores. It is important for its ability to provide information about pollen and spores trapped in cloth and other items which may be helpful in resolving the criminal cases. समझ रहे हो? अब मान लो ये फॉरेंसिक पैलियोलॉजी आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, मान लो कि ये एक हाउस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मर्डर हुआ। ठीक है, एक इंसान है, इसका मर्डर हो गया। ठीक, ये लेटा पड़ा है और इसके घर में पूरी तरीके से बाउगनवेलिया जो है वो लटकती हुई है। इसका जो घर है, जो रूम था, जिस रूम में इसका मर्डर हुआ है, उस रूम के जो खिड़की है, वहां पर आपको बाउगनवेलिया जो है, जो कि एक स्पीसीज है, उसके यहाँ पे लटे जो है वो पूरी तरीके से है और ये अपने रूम में ऐसे था। अब यहाँ पर कोई तो सस्पेक्ट आया होगा ना, कोई तो आया होगा जो इसको मारा होगा, है ना, इस इंसान को। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमें इस मर्डर मर्डर हो गया, अब हमें मर्डरर यानी जो गिल्टी है उसका पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा मिलता है कि एक इंसान है। ठीक है, अब इस टाइम पर कौन कौन उसके घर में था? मान लो दो चार लोग थे, तीन लोग मान लो थे। ठीक, तीनों में से किसी न किसी एक पे शक जा रहा है कि किसने इसको मारा होगा, लेकिन हमें कोई ऐसा बढ़िया वाला प्रूफ नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने सोचा अब हम लेंगे पॉलन ग्रेन का सहायता। अब आप सोचो कि कैसे। मान लो कि तीन लोग हैं, तो तीन लोगों के कपड़े को उसी टाइम पे चेक किया गया। ठीक है, कि भैया कपड़ा दिखाओ अपना, चारों तरफ कपड़े चेक किए गए। तो दो लोगों के कपड़ों में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बाउगनवेलिया कुछ भी नहीं दिखाई दिया, नथिंग। लेकिन एक जो गिल्टी था उसमें, लाइक एक जो पर्सन था जो अभी गिल्टी नहीं है, वो प्रूफ होने वाला है। तो इस पर्सन के जब क्लॉथ हमने देखे, तो इसके क्लॉथ पे छोटे छोटे पॉलेंस जो हैं वो भर करके ऐसे ऐसे लगे पड़े हैं क्लॉथ पे। और तब हमने क्या किया, इस पॉलन को उठाया एंड हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट किया। जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें समझ में आया कि ये तो पॉलन बाउगनवेलिया का है। तो हमें समझ में आता है, अच्छा तो जो विंडो था यहाँ जिसका मर्डर हुआ, उसके पेड़, उसके पास तो बाउगनवेलिया के सारे पौधे थे। अब यहाँ जिसने मर्डर किया है उसकी शर्ट पे भी सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाउगनवेलिया के हैं। तो मर्डरर कौन हो सकता है? ऑब्वियसली हमारा ये जो बी नंबर वाला है वो हो सकता है। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, इस बी वाले से पूछोगे, है ना, बहुत बार पूछोगे, नहीं बताएगा तो पीटोगे, फिर पूछोगे, ये सब पुलिस का काम है। वो अपना फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, निकालेंगे कि अच्छा ठीक है, वो बाद में एक्सेप्ट ही कर लेगा कि हाँ भाई मैं ही था। तो इस तरीके से यू आर यूजिंग द पॉलन ग्रेन फॉर डिटेक्टिंग द क्रिमिनल्स। इन द वर्स्ट सिनेरियो, जब हमें कुछ नहीं मिलता है, लाइक वी डोंट गेट एनी टाइप ऑफ लाइक डीएनए वाला पोर्शन की, कहीं से हमें डीएनए मिल जाए, तो फिर ये पॉलन ओलन का थोड़ा सा आप समझ सकते हो। वैसे तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली यूजफुल नहीं है, क्योंकि अब घर में ही अगर हमारे बोगनविलिया के पेड़ है तो किसी के भी शर्ट पे लग सकता है। बट वो ये है कि दो पे नहीं लगा है, इसके पे लगा है, तो आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो जब कुछ ना मिले तो ऑब्वियसली एक छोटी सी छोटी सुराख भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक केस को सॉल्व करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द पैलियोलॉजी। काफी छोटी सी एंड प्यारी सी यूनिट थी जिसको हमने समझा, और आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड यहीं पर हम अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का समापन करते हैं।
ठीक है, यूनिट 8 आज खत्म हुआ एंड आई एम सो लाइक प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड योर सेल्फ ऑल्सो कि आप वीडियो देखते हो और मैं अपने कांस्टेंट एफर्ट लगा करके वीडियो अमेजिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करती थी। तो आज यहाँ हम बॉटनी खत्म करते हैं, अब हम जूलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं हमारी 3-4 यूनिट, हम उन्हें खत्म करेंगे एंड फिर आपकी साइंस वाली दीदी ने, आप देखोगे कि 3-4 दिन बाद आपको सब कुछ प्लेटर पे ला करके दे दिया है एंड आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं एंड नाम रोशन करना है, और कुछ तो है नहीं। रहा बात एमसीक्यू की, तो ऑब्वियसली मैं एमसीक्यू की क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगी। एक बार आपकी डेट शीट आ जाए उस हिसाब से मैं एमसीक्यू की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी। So let's meet in the next video and yeah I want to inform you all कि हमने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, रिवीजन नोट्स जो गो टू नोट्स बाय साइंस वाली टेलीग्राम चैनल पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के गो टू नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं पूरे यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक। आज यूनिट 8 प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आप जरूर से जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।